हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टॉक ऑन द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस रूट वेजिटेबल है। तो जानते हैं इसका बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम है आइपोमिया बटाटा। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है स्वीट पोटैटो। ऑरिजिन है ट्रॉपिकल अमेरिका। स्वीट पोटैटो बहुत ही रिच सोर्स है वाइटामिन्स का, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम जैसे मिनरल्स का और इवन फाइबर्स का। स्वीट पोटैटो जैसे कि मैंने बताया ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका है। तो जनरली यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वेदर में ही ग्रो की जा सकती है। और ट्यूबर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम रहती है जो कि स्टोरेज ऑर्गन का काम करती है। यानी कि ये इस प्रकार की क्रॉप है जो कि ड्राउट और विंटर में भी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि इसके जो ट्यूबर्स रहते हैं वो थिक, फ्लैशी और जनरली राउंड टू ओवल शेप के पाए जाते हैं। ये एक्चुअल में जो ट्यूबर्स हैं ये मॉडिफाइड स्टेम्स रहती हैं जो कि बिलो ग्राउंड ग्रो करती हैं। सो इम्पॉर्टेंस और यूजेस में बात करते हैं। ट्यूबर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। सेकेंडली इसे अल्कोहल और स्टार्च इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें 16% स्टार्च और 4% शुगर का कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल प्रोड्यूसिंग मटेरियल की जो प्रिपरेशन है वो की जा सकती है। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो जो है एडिबल सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इसमें एज कंपेयर टू राइस, कसावा और व्हीट ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है पर हेक्टेयर। और इसकी जो रूट्स हैं उसे बॉइल्ड, बेक्ड और स्लाइस्ड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो रिच सोर्स है बीटा कैरोटीन का, देन गुड सोर्स है विटामिन सी का। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B6 एंड गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, जिसकी वजह से डाइजेशन की जो प्रॉब्लम रहती है वो कम पाई जाती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्वीट पोटैटो का कंजप्शन करते हैं। देन इट इज़ अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स एंड एंथोसाइनिन। इसमें मुख्यतः आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को स्कवेंजेस यानी कि फ्री रेडिकल्स को जो है बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। देन एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ड्यू टू विटामिन सी कंटेंट। गुड सोर्स है विटामिन B6 का, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता स्वीट पोटैटो में पाई जाती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस। देन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स और एंटी कैंसरस सब्सटेंस स्वीट पोटैटो में पाए जाते हैं। स्वीट पोटैटो बहुत ही बेनिफिशियल है रिगार्डिंग द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड देन इट इज़ अ गुड एजेंट फॉर एंटी ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए स्वीट पोटैटो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है स्वीट पोटैटो के कंजप्शन से, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट, यानी कि किस तरह के क्लाइमेट में स्वीट पोटैटो को ग्रो किया जा सकता है। स्वीट पोटैटो जैसे कि मैंने बताया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है, तो इसके लिए वार्म ग्रोइंग पीरियड्स ही रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे कि जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच लाई करना चाहिए, और जो फ्रॉस्ट फ्री पीरियड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्वीट पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए। देन अबंडेंट सनशाइन, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में अबंडेंट सनशाइन पाया जाता है और जो रेनफॉल है वो काफ़ी मॉडरेट मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर इस क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। स्वीट पोटैटो एक ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेबल है, क्योंकि इसका जो ट्यूबर पार्ट है वो थिक और फ्लैशी रहता है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस रहता है।
और जो ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर है वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ट्यूबर्स की फॉर्मेशन के लिए और वाइन्स की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट सॉइल, जो स्वीट पोटैटो है वो लाइट सॉइल्स में प्रेफरली ग्रो किया जाता है और लाइट सॉइल्स में आपकी सैंडी लोम सॉइल्स जो कि रिच होती हैं ऑर्गेनिक मैटर में, वहाँ पर इस तरह की क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। देन इस क्रॉप की में प्लोइंग जो है बहुत ही कम एडवोकेट की जाती है, क्योंकि डीप प्लोइंग से जो रूट्स की शेप है यानी कि जिसे कि हम ट्यूबर कह रहे हैं वो चेंज हो सकती है और अनफिट हो सकता है कंजप्शन पर्पज से और इवन मार्केट पर्पज से। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच में बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और ऑप्टिमम पीएच उसी तरह से लगभग 5.5 से 6.5 के बीच लाई करनी चाहिए, तभी हम जो है स्वीट पोटैटो की क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। यानी कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स ही प्रेफर की जाती है स्वीट पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सी वैरायटीज हैं जो इंडिया में रिकमेंड की गई हैं। तो सबसे पहले वाइट कलर की वैरायटीज हैं, देन गोल्डन एंड ऑरेंज टू रेड। स्वीट पोटैटो एक इस तरह की क्रॉप है जिसे क्लोनल सिलेक्शन से डेवलप किया गया है, यानी कि इस क्रॉप में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए इस क्रॉप को हम वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं। देन जो वैरायटीज़ हैं, पूसा सफ़ेद, पूसा लाल जिसकी स्किन जो है रेड कलर की और फ्लैश वाइट कलर का रहता है। देन पूसा सुनहरी जो है फ्लैश, उसका जो फ्लैश रहता है वो ऑरेंज कलर का फ्लैश रहता है जो कि बीटा कैरोटीन में रिच रहता है। देन जौहर शकरकंद 115 जो कि अर्ली वैरायटी है, यानी कि शकरकंद, इसे जनरली हिंदी में शकरकंद के नाम से जाना जाता है। देन जौहर शकरकंद 145, राजेंद्र शकरकंद 35, राजेंद्र शकरकंद 5, राजेंद्र शकरकंद 43 एंड श्रीनंदनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है स्वीट पोटैटो की। अदर वैरायटीज़ हैं श्रीवर्धनी, कालमेघ, OP23 किरण के नाम से जानी जाती है। देन क्रॉस 4, H41 मीन्स हाइब्रिड 41 एंड हाइब्रिड 42, हाइब्रिड 268 जिसे कि वर्षा के नाम से जाना जाता है एंड कोंकण अश्वनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो कि ग्रुप की गई हैं, ग्रुपिंग की गई है जिनकी अकॉर्डिंग टू द कलर के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि स्वीट पोटैटो को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, यानी कि इसका प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह एक असेक्सुअल मेथड से प्रोपेगेट की जाती है, यानी कि सीड से प्रोपेगेशन जो है इसमें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस क्रॉप को स्प्राउट्स या ट्यूबर्स की हेल्प से ग्रो किया जा सकता है। अगर कॉमन मेथड प्रोपगेशन का देखा जाए इंडिया में तो वाइन कटिंग्स जो है बहुत ही सूटेबल मेथड है फॉर द प्रोपगेशन पर्पस ऑफ स्वीट पोटैटो। कटिंग्स को जनरली हम जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप रहती है वहाँ से ऑब्टेन करते हैं और या फिर कुछ स्प्राउट्स जो कि ट्यूबर्स में पाए जाते हैं जिन्हें कि हम आइस के नाम से जानते हैं, तो उनसे भी कटिंग्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। जनरली स्वीट पोटैटो को अगर प्रोपगेट करना है तो नर्सरी में प्रोपगेशन जो है, जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी प्रोपगेशन जो है पॉसिबल रहती है, सो दैट एक अच्छी यील्ड क्रॉप की ली जा सके। अगर हमें कटिंग्स को रेज करना है, यानी कि वाइन कटिंग से अगर प्रोपगेट करना है तो लगभग 100 kg ट्यूबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, 100 kg ट्यूबर्स जिनमें कि स्प्राउटिंग हुई हो। तो उन्हीं सेलेक्टेड ट्यूबर्स को हम एट अ स्पेसिंग ऑफ 45 to 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे ग्रो करेंगे नर्सरी में और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो सेलेक्टेड ट्यूबर्स होंगे वहाँ से कटिंग्स की प्रिपरेशन की जाएगी। उसके बाद 40 to 45 दिनों के बाद जो स्प्राउट्स रहेंगे उनको हम कट करेंगे और लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ तक, यानी कि जो कटिंग्स डेवलप होंगी वो 20 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ तक कटिंग डेवलप हो जाएंगी। फिर उन्हीं कटिंग्स को हम सेकेंडरी नर्सरी में जो है ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसका जो साइज़ रहेगा वो लगभग 500 मीटर स्क्वायर के
साइज रहेगा वहाँ पर वाइन कटिंग्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, सो दैट कि उनकी जो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके एज अ प्रोपगेटिंग मटेरियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेम कटिंग्स है, यहाँ से जो है प्रोपगेटिंग मटेरियल को सेलेक्ट किया जा सकता है। ये रूट टॉप की कटिंग है। रूट टॉप की कटिंग को जनरली प्लांट कर सकते हैं हम सॉइल में, और इससे हम प्रोपगेटिंग मटेरियल को ले सकते हैं। जैसे कि सेकेंडरी नर्सरी में जब वाइन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो कटिंग्स की लेंथ रहती है वो बहुत ही सफिशिएंट रहनी चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर तक की हाइट की, और जो स्पेसिंग है वो लगभग 60 बाय 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होना बहुत ही आवश्यक है, सो दैट कि हम लगभग 40,000 से 50,000 कटिंग्स को ऑब्टेन कर सकें 500 स्क्वायर मीटर एरिया से, जो कि नर्सरी का एरिया है, सेकेंडरी नर्सरी का एरिया। और इन कटिंग्स को हम लगभग 1 हेक्टेयर एरिया में प्रोपगेट कर सकें। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द कटिंग जो है वो डिपेंड करता है इंटरनोडल लेंथ पे, यानी कि इन दो के बीच की जो दो इंटरनोड्स के बीच की जो लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से कटिंग्स को लिया जाए। देन कटिंग्स फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द वाइन शुड बी प्रेफर्ड। जो वाइन की ऊपर की जो पोर्शन रहता है वाइन कटिंग का, उसे जनरली हम प्रेफर करते हैं प्रोपगेटिंग मटेरियल के लिए, सो दैट कि हम एक अच्छा ट्यूबरस रूट्स ऑब्टेन कर सकें। वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को अगर रेज करना है तो हम टिश्यू कल्चरिंग से भी रेज कर सकते हैं, जैसे कि मेरिस्टेम जो कि वायरस फ्री प्रोपगेटिंग मटेरियल रहता है, उससे हम मास प्रोपगेशन कर सकते हैं हेल्दी प्लांटलेट्स की। एंड देन वी कैन गो फॉर द हार्डनिंग, यानी कि हार्डनिंग कर सकते हैं और उन्हें हम जो है फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से भी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को ऑब्टेन किया जा सकता है टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू। कि जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो में वायरस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड से जब हम इस क्रॉप को ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम रहती है वायरस की वो ज़्यादा पाई जाती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेल्दी क्रॉप स्वीट पोटैटो की। यहाँ पे जो ये रूट्स हैं ये सेकेंडरी रूट्स हैं और ये प्राइमरी रूट है जो कि स्टोरेज ऑर्गन का काम कर रही हैं, एंड दीज आर द शूट्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटिंग टाइम, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं वाइन के थ्रू, वाइन कटिंग्स के थ्रू, तो कब प्लांटिंग की जाए? तो जनरली जून से लेके जुलाई तक जो सीज़न रहता है वो बेस्ट है प्लांटिंग के लिए। देन रबी सीजन में अगर कटिंग्स को प्लांट करना है तो अक्टूबर नवंबर में प्लांट किया जाता है सदर्न इंडिया में और साउथ और सेंट्रल इंडिया में। देन कौन से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए और कितने डोजेस में अप्लाई किया जाए? तो फार्मयार्ड मैन्योर जो है पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली 100 to 150 क्विंटल्स, नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर, P2O 5 60 kg पर हेक्टेयर एंड K2O इज 90 kg पर हेक्टेयर। तो नाइट्रोजन की जो डोज रहती है वो हाफ डोज अप्लाई करेंगे एज अ बेसल डोज जब हम फार्मयार्ड मैन्योर P2O5 और K2O की डोजेस को जो है वो प्लांटिंग के टाइम प्री प्लांटिंग से पहले अप्लाई करेंगे, और नाइट्रोजन की जो हाफ डोज रहेगी उसे हम लगभग 40 दिनों के बाद, यानी कि आफ्टर प्लांटिंग हम 40 दिनों के बाद उस डोज को कंप्लीट करेंगे। देन कौन कौन से इंटरकल्चर ऑपरेशंस और वीड कंट्रोल के मेथड्स किए जाएं जिससे कि स्वीट पोटैटो के एक लग्जूरियस क्रॉप को लिया जा सके? तो स्वीट पोटैटो में जनरली हम 2 मैनुअल वीडिंग्स को प्रेफर करते हैं, और जैसे ही क्रॉप जो है 10 दिनों के प्लांटिंग के बाद एस्टैब्लिश हो जाती है ग्रो होने के लिए, तो उस टाइम हम फर्स्ट हैंड वीडिंग जो है वो प्रेफर करेंगे, सो दैट कि जो क्रॉप है उसमें कोई भी वीड्स ना हो और वीड्स जो है अंडर कंट्रोल रहे। सेकेंडली अर्थिंग अप जो कि इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है आफ्टर वीडिंग, सो दैट कि जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो सन के रेस के लिए। सेकेंडली जो फ्लूक्लोरालिन है या फिर कुछ पेंडिमेथिलिन, इस तरह के जो हर्बिसाइड्स हैं या वीडिसाइड्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं या तो प्री प्लांटिंग या फिर पोस्ट प्लांटिंग के टाइम।
देन इरिगेशन जो है, जैसे ही न्यूली प्लांट कटिंग रहेगी उन्हें हम फ्रिक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत रहेगी, तो उन्हें फ्रिक्वेंट इरिगेशन देंगे लगभग 1 से 3 वीक तक। उसके बाद जैसे ही कटिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी ग्रो होना, तो हम अकॉर्डिंग टू द नीड बेसिस पे ही इरिगेशन को सप्लीमेंट करेंगे। रेनी सीजन में जनरली अवॉइड किया जाता है किसी भी तरह की इरिगेशन को, सो दैट कि जो रूट्स हैं वो ख़राब ना हो और जो स्टोरेज ऑर्गन है उसका जो स्टार्च कंटेंट है वो डिमिनिश ना हो। सेकेंडली, रबी सीजन की अगर क्रॉप है तो उसमें लगभग जो इरिगेशन है वो 8 से 10 दिनों के इंटरवल पे हम सप्लाई करेंगे फॉर द प्रॉपर रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एक अच्छी यील्ड ली जा सकती है। लगभग जब क्रॉप 4 से 5 महीने की हो जाती है, यानी कि एट द एंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबर्स, तो बहुत ही कम पानी की आवश्यकता रहती है, तो नीड बेसिस पे ही वाटर की सप्लाई करनी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इरिगेशन। देन टर्निंग ऑफ वाइन्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि जो अर्ली स्टेजेस में जो वाइन्स रहती है उन्हें लिफ्ट किया जाता है और टर्न किया जाता है, सो दैट कि इंक्रीज किया जा सके सॉइल के जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो मेन रूट्स तक पहुंचाया जा सके। इसलिए जो सॉइल्स में जो टर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, और लेटर स्टेजेस में टर्निंग को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो डेवलपिंग ट्यूबर्स हैं वो अपरूट हो सकते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में ही टर्निंग ऑफ वाइन्स जैसी प्रैक्टिस को किया जाता है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। लगभग 120 से 180 दिनों में यह क्रॉप हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो हार्वेस्टिंग का पता कैसे लगाया जा सकता है? जब जो लीव्स हैं वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि टर्निंग ऑफ लीव्स इनटू येलो कलर, और उनकी जो शेडिंग है लीव्स की वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पत्तियों का झड़ना शुरू हो जाएगा। देन जो सरफेस रहता है मैच्योर ट्यूबर का उसे हम कट करेंगे और एक्सपोज करेंगे एयर की तरफ। देन इट विल ड्राई अप वेरी सून। जबकि जो इमैच्योर ट्यूबर्स रहते हैं, अगर हम उन्हें डार्क यानी कि एयर कंडीशंस में एक्सपोज कर रहे हैं आफ्टर कटिंग, तो वो मॉइस्ट रहेंगे और जो उनका जो स्किन होगी ट्यूबर की वो डार्क कलर में अपीयर होगी, डार्क कलर जैसी अपीयरेंस प्रोवाइड करेगी। तो इट मीन्स कि वो इमेच्योर ट्यूबर्स हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली भी ट्यूबर्स की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। फील्ड में इरिगेशन ट्यूबर्स को जो हम हार्वेस्ट करेंगे उससे पहले लगभग 4 से 6 दिन पहले फील्ड को इरिगेट करेंगे, सो दैट कि इजीली डिगिंग की जा सके ट्यूबर्स की। देन हार्वेस्टिंग के टाइम जो ट्यूबर्स का टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 29 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो दैट कि किसी भी प्रकार का अगर ट्यूबर्स में वुंड है, यानी कि कोई भी हार्वेस्टिंग के टाइम अपरूटिंग के टाइम ट्यूबर्स में कटिंग या इंजरी हुई है तो वो हील हो सके, एंड इसकी वजह से स्टोरेज लाइफ को भी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो यील्ड है ट्यूबर्स की रेनफेड कंडीशंस में लगभग 100 क्विंटल पर हेक्टेयर पाई जाती है, और इन ड्राई कंडीशंस 300 से 400 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, यानी कि जब हम क्रॉप जो है वो रबी सीजन में ले रहे हैं। देन स्टोरेज, जनरली जो रेड स्किन के ट्यूबर्स रहते हैं वो उनकी जो स्टोरेज प्रैक्टिस है वो बेटर रहती है एज कम्पेयर टू वाइट स्किन। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है प्रोलॉन्ग करने के लिए स्टोरेज को, वो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो स्वीट पोटैटो में आती है। तो सबसे पहले स्टेम रॉट और विल्ट। स्टेम रॉट में पूरी तरह से रॉटिंग हो जाएगी स्टेम की, जिसकी वजह से विल्टिंग जैसी अपीयरेंस, यानी कि पत्तियों का झड़ना और जो मुरझाना होगा वो मुरझाना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी वाइज जो है वो विल्ट हो सकती है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए जितनी भी कटिंग्स रहती हैं उन्हें हम एरिटन और एगलोल की जो सॉल्यूशन रहता है प्लांटिंग से पहले उसमें डिप करके रखेंगे। देन ब्लैक रॉट,
ब्लैक रॉट जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, स्टोरेज के टाइम पे भी देखने को पाई जाती है ट्यूबर्स में। तो इसके लिए हम जो कटिंग्स रहेंगी उन्हें हम जो है वो डिप करके रखेंगे लगभग 0.2% सॉल्यूशन एरिटन और एगेलोल के साथ। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि इसमें दो जो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स रहते हैं वो है स्वीट पोटैटो विविल और लीफ ईटिंग कैटरपिलर। स्वीट पोटैटो विविल जो है वो इसकी जो स्टेम है उसके ऊपर फीड करता है और लीफ ईटिंग कैटरपिलर लीफ के ऊपर फीड करेगा। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स का जैसे कि मैलाथियन, कार्बारिल जैसे इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करके इन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्वीट पोटैटो। थैंक यू एवरीवन।